राम राम सारे, मेरा नाम अक्षर राठी और स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में। आज की वीडियो में भाई हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है गर्ल्स चाइल्ड को लेके कि आपके घर में एक छोटी बच्ची है तो उसके लिए एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने कि 21 साल में वो कैसे 65 या 67 लाख 67 लाख रुपए आपको देंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से गवर्नमेंट जो आप एक आम आदमी का पागल बनाने लग रही है। उसने टैक्स सेविंग के नाम पर या छोटी बच्ची है एक लड़की है उसके नाम पर पागल बनाने लग रही है। और रिटर्न कितना है उसका 21 साल में वो भी आप देख लोगे, मैं सारा कैलकुलेट करके बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि एक उस पर ऑल्टरनेटिव प्लान कौन सा हम कर सका या उस पर हम सेम इन्वेस्टमेंट में हम उससे डबल पैसा कैसे कमा सकते हैं या उसकी आधी इन्वेस्टमेंट में उस जितना पैसा कैसे कमा सकते हैं। 21 साल में 67 लाख की बात जो है वो गवर्नमेंट की ये कोई स्कीम है लड़कियों को लेके उसके उसके ऊपर है। तो स्कीम का नाम मैं लूँगा नहीं, हो सकता कॉपीराइट या कुछ हो जाए, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो एक छोटी बच्चियों के बारे में है कि आपके घर पे अगर एक बेटी है तो 15 साल तक कुछ इन्वेस्ट करना है अमाउंट और 21 साल के बाद आपको 67 लाख रुपए मिलेंगे। ये स्कीम क्या है, पहले इस स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरकार ने बोला है कि अगर आपके घर में एक बेटी है और उसकी उम्र 1 से 10 साल के बीच में है तो आप एक ये स्कीम या प्लान जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बेटी के लिए। उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसकी शादी के लिए फ़ंड चाहिए या उसकी पढ़ाई के लिए फ़ंड चाहिए या उसकी हेल्थ के लिए फ़ंड चाहिए होगा कभी इमरजेंसी में। तो 21 साल के बाद जो वो आपको एक बड़ा अमाउंट देंगे कि 21 साल के बाद आपकी बेटी एक हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत और अगर मैं इसके बारे में मोटा मोटा बताऊं तो ये है कि साल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 250 रुपये की और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1.5 लाख रुपए की। तो अगर हम 1.5 लाख रुपए हम हर साल इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम में जो गवर्नमेंट ने निकाली है लड़कियों के लिए, तो उनका कहना है कि 21 साल में आपको 67 लाख रुपए मिलेंगे। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम निकाल के देखें तो वो 7.6 और गवर्नमेंट बोल रही है 8%। तो पहले 4 पैसे का तो यार्ड जोड़ कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है जब यह स्कीम आई थी लॉन्च हुई थी तो 2014 या 15 में आई थी, तो तब गवर्नमेंट रेट बोल रही थी 9.5%, ठीक है। अब हर साल रेट चेंज होते रहते हैं तो जो रेट जो 2015 से लेकर 2023 या 24 में जो रेट चल रहा है वो आ गए हैं धीरे धीरे 7.6 पे। तो जिन लोगों ने 2014 या 15 में ये स्कीम स्टार्ट करी थी उनका कहना था कि 9% या 9.25% मिलेंगे और अब अगर हम देखें 2024 में 2023 में तो इसको मिल रहे हैं 7.6%। तो आधा। और गवर्नमेंट ने किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं बोला है कि हम 6 या 7% या 8% जितना भी हम इतना फिक्स देंगे या एश्योर देंगे। जिस हिसाब से रेट चेंज होते रहेंगे उस हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो कम होता रहेगा। तो पहले स्कीम जैसे स्टार्ट हुई होगी तो 9% के हिसाब से मोटा मोटा 75-80 लाख रुपए बन रहा होगा, अब धीरे धीरे करके वो 67 लाख बन रहा है। तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं होगी अगर आप स्कीम को आज स्टार्ट करते हो और आज से 21 साल के बाद अगर आप देखोगे तो 2045 के आसपास जब भी आप ये स्कीम मैच्योर होगी, जो ये प्लान जो है मैच्योर होगा, तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है या रिटर्न लगा के भी ये 50 लाख तक भी कम रहे, कोई सरप्राइज़ की बात नहीं होगी बिल्कुल भी। और इन्होंने कैलकुलेशन इस हिसाब से की है कि मान लो अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए दे रहे हो और 15 साल तक आप 1.5 लाख रुपए देते रहते हो तो 8% के हिसाब से वो हो जाएंगे तकरीबन 43 लाख, ठीक है। और अगले 6 साल तक आपको कुछ नहीं देना क्योंकि 15 साल तक इन्वेस्टमेंट होगी और 21 साल के बाद ये आपको मैच्योर करके आपके पैसे वापस देंगे। तो 15 साल तक 1.5 लाख रुपए गए, उस पर इंटरेस्ट लग के हो गए आपके पैसे अराउंड 43 लाख। और उसके 6 साल के बाद जब मैच्योर होगी जब आपको पैसे मिलेंगे 67 लाख के अराउंड, जो अभी रिटर्न चल रहा है, जो अभी रेट चल रहा है ना, इंटरेस्ट चल रही है उसके हिसाब से। अब किसी को नहीं पता अगले 10 साल में 15 साल में 20 साल में रिटर्न कितना कम हो जाएगा या कितना ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो होगा नहीं, कम ही होने वाला है। जैसे पिछले 9 साल में कम हुआ है 9.5% तो 7.5% पर आ गए, तो कोई 7.5 तो 5.5 पे भी जा सका है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि रिस्क फ्री है टैक्स फ्री है, तो के रिस्क फ्री इसमें जब एफ डी जितना रिटर्न मिलने लग रहा है आज की डेट में, बैंक भी बतेरे इसे बैठे हैं जो 8-8 9-9% एफ डी रेट देने लग रहे हैं, तो इससे तो बेटर एफ डी है फिर। और फिर कहते हैं कि टैक्स फ्री, टैक्स फ्री क्या भाई, जहाँ से तुम म्यूचुअल फंड है एस आई पी करो 12-13% आराम से मिलता है हर साल का। सी ए जी आर जो है 13% के हिसाब से ग्रो होगा उसमें तय। जब भी तुम मैच्योरिटी होगी 3-4 साल के बाद या जब भी तुम उसमें निकालोगे पैसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% टैक्स देकर भी थारा इस स्कीम था ज़्यादा रिटर्न बना है। और अगर जब सरकार सीधी सीधी बात कर रही है कि ये जो स्कीम है उस हिसाब से कि लड़कियों की शादियों के लिए होगी या लड़की की हायर एजुकेशन के लिए होगी, तो हम एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड है, कोई भी म्यूचुअल फंड में उठा के देखो जो सबसे बेकार भी होगा ना, अगर हम उसका 15-20 साल का या 10 साल का सी ए जी आर देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट से उसने पैसे ग्रो किए हैं, तो मरे तो मरा जो म्यूचुअल फंड होगा जो सब बेकार वाला होगा उसने भी 9-10% तो दिया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तक ज़्यादा वो भी। और ऑन एन एवरेज अगर कोई हम अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो
12 से 16% के बीच में आराम से रिटर्न आता है साल का। मतलब 12 से 15% CAGR के हिसाब तक ग्रो होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना साल तक आप म्यूचुअल फंड में कैरी कर सको, जितना साल तक आप होल्ड कर सको, या अगर आप SIP जो आपने कंटिन्यू कर सको। अगर हम सेम अमाउंट लेके चले ना, कि साल का इन्होंने बोला है कि 1.5 लाख रुपये आप मैक्सिमम दो, और 21 साल के बाद हम 67 लाख रुपये देंगे आपको, और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सेम अमाउंट इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, कि महीने में 12 मंथ हो गए, तो 1.5 लाख में 12 तो डिवाइड करेंगे तो लगभग हो गया 12,500 रुपये। तो अगर हम 12,500 रुपये हर महीने SIP करवाते हैं और इसको 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो ये हो गए तकरीबन 70 लाख रुपये। और 6 साल के बाद, मतलब 15 साल के बाद आप SIP को अगर रोक दो, जैसे उस स्कीम में है कि 15 साल के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट होगी, तो अगर आप ये SIP है 15 साल तक रखो और 6 साल तक इसी पैसे को ग्रो होने दो, तो ये 70 लाख के हो जाएंगे तकरीबन 1,40,00,000 रुपये, 1,45,00,000 रुपये, ठीक है। और अगर आप इसको अब कह रहे हो कि टैक्स देना पड़ेगा, ये टैक्स फ्री नहीं है, तो 10% इसमें था टैक्स काट दो, 1,45 में था, मोटा मोटा 10% कितना हो गया ये था 15 लाख रुपये। तो तकरीबन 1,30,00,000 रुपये तुमने तब भी मिलने लग रहे हैं 21 साल में, सेम अमाउंट पे, सेम ईयर्स में, ठीक है। तुमने गवर्नमेंट दे 67 लाख रुपए, और जो म्यूचुअल फंड है, जो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड का वो भी लेंगे ना, कोई म्यूचुअल फंड उठा लिया नॉर्मल सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्मॉल कैप उठा लो या मिड कैप उठा लो, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स में या कॉन्ट्रा फंड में भी ऐसे मिल जाएंगे जो CAGR जो 12-13% के हिसाब से देंगे, ठीक है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 15-16 की बात आ गई अगर, तो ये 2 करोड़ भी हो जाएंगे, पर मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम रिटर्न 12-13%, और एवरेज नहीं है, मिनिमम ही है म्यूचुअल फंड्स में। जो अच्छे वाले म्यूचुअल फंड होंगे ना, आपको इस भी आप गूगल करके देख लो चाहे। अब आप ये देखो कि अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट से आप इससे डबल पैसा कमा सकते हो, तो आप क्यों गवर्नमेंट की स्कीम में जा रहे हो, जिसमें आप गवर्नमेंट जो आपको एश्योर भी नहीं कर रही है कि हाँ हम 7%, 8%, 9% हम देंगे। जिस हिसाब से रेट चेंज होते हैं उनकी स्कीम के रेट भी, जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, 9.5 से स्टार्ट किया 7.5 पे आ गया, तो क्या फ़ायदा, क्या भरोसा सरकार का, कल कर दे 5.5% मिलेगा, 4% मिलेगा, इससे बढ़िया फिर FD है। म्यूचुअल फंड का क्या है, म्यूचुअल फंड में ये है कि तुम जितना तुम इसमें लंबा होल्ड करोगे ना, रिटर्न उतना ज़्यादा होगा। CAGR का भी कुछ नहीं कह सकते कि ऊपर चला जा। फॉर एग्जांपल अगर CAGR हमारा 12 है, 13% मान लो, चलो 13% है ना, तो ये 1,45 बना है, 1,45,00,000 रुपये बने 21 साल में। अगर आप सेम इस इन्वेस्टमेंट में 13% के हटा कर 14% करोगे ना, आप SIP कैलकुलेटर खोल लेना, 13% में हटा कर 14% भी करोगे ना, तो आप देख लेना कितने और लाख रुपए इसमें ऐड ऑन हो जाएं। तो एक आधा % का कितना फ़र्क पड़े 21 साल में। जबकि गवर्नमेंट जो 8% करे ना, अगर 8% भी करे ना, तो ये 70 लाख तो ऊपर बढ़ा है, जबकि वो है एग्जैक्ट 7.6% जो अभी फिलहाल रेट चल रहा है, उसके हिसाब से बढ़ रहा है 67 लाख, ठीक है। इसमें भी बहुत चार्जेज है, जैसे मान लो कि अगर आपको 15 साल से या 21 साल से पहले आपको पैसे निकालने, इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गई, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हो इस स्कीम से, या तो आपकी बेटी की शादी हो रही है या उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ और इमरजेंसी आ गई तो आपने पैसे चाहिए, गवर्नमेंट हाथ जोड़ देगी कि भैया हमने दे सकते हैं। ये 2 कंडीशन, ये दो कंडीशन अगर थारी लागू हो तो अपने पैसे ले जाओ, ना तो चुपचाप बैठे रहो, अपना कितना और तो जुगाड़ करो। म्यूचुअल फंड का क्या है, म्यूचुअल फंड में जब भी तुमने पैसे चाहिए 3-4 पहले एक साल में तो वो लगा है ना कि 1-2 साल में, कि अगर 1-2 साल तो पहले तुमने अपना म्यूचुअल फंड या SIP तोड़वा ली, तो उसमें थोड़ा चार्ज लगेंगे। तुम उसने 1-2 साल तो ज़्यादा होल्ड करो और देखो कोई चार्ज ही ना लगे, सीधा 10% टैक्स बनेगा, वो टैक्स दो, टैक्स दे कभी उसका आपका जो रिटर्न जो उसका ज़्यादा बनेगा, आराम से, बड़े आराम से। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि वाई ओनली गर्ल चाइल्ड, है ना, कि लड़की ही क्यों, और लड़की में भी चलो लड़के छोटे बच्चे हो गए वो कर लो, और लड़कियों में भी मैं कहूँगा कि वाई नॉट ऑल वुमेन, है ना, कि बड़ी औरतें क्यों नहीं, या जिन शादीशुदा हो वो हो गई हो, चाहे जो हमारी मदर की एज की हैं वो हों, या हमारी बहन की एज की हैं वो, जो स्कूल में जा रही है वो हों, ठीक है। उनके लिए क्या, उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हम इन्वेस्टमेंट। अब जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, उतना प्रमोट कर दी है कि रिस्क फ्री और गर्ल चाइल्ड ले लेके, कि लोग है ना पागल होकर पीछे भाज रहे हैं उस स्कीम के, कि यह स्कीम करवाएंगे, छोरी आती आई है नु है। या तो एक सिंपल सी बात है कि थारे घर में छोरा हो चाहे छोरी हो, एक इन्वेस्टमेंट तो करनी है, एक प्लानिंग तो तुमने करनी चाहिए ना, कि कल नवा कॉलेज में जाओगी, ठीक है, उसने MBA करनी है, कल ने कह दे आप बाहर जाना, दूसरी कंट्री में जाना, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तुम कितने लाओगे। ब्याह में तुम दहेज देना है, ठीक है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, पर फिर भी अगर तुम नो हो कि हमने तो देना ही देना, हमारे समाज में नाम होगा, हम जितना ज़्यादा खर्चा कराएंगे छोरी के ब्याह में, जितना ज़्यादा दहेज देवाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है। तुमने वो भी अगर करना तो उस चीज़ की प्लानिंग क्यों ना कर रहे हो, क्यों अपनी ज़मीन न गिरवी धरो, क्यों ब्याज पर पैसे ठा करो, अपनी छोरी का ब्याह करवाओ, क्यों उस छोरी ने भी गिल्ट फील कराओ, क्योंकि आज की डेट में मैं नहीं मानता कि कोई भी छोरी होगी जो दहेज के अगेंस्ट नहीं होगी, ठीक है।
और छोरी क्यों, छोरे भी हैं बतेरे, मैं खुद भी हूँ। तो इस चीज़ ने बढ़ावा देने की वजह आप उस चीज़ न वो क्यों नहीं करते कि इस चीज़ की प्लानिंग इस हिसाब से करो ना कि आपने वो लगे ना कि दहेज है। मान लो अगर आपकी बेटी हुई आपके घर पे, ठीक है, और आपने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी 21 की एज में, मान लो आप 21 साल की उम्र तक आप उसकी SIP करते हो, ठीक है, और ये जो कम रिटर्न बताया ये तो मैंने, ठीक है, 12% के हिसाब से बनाया कि 1.4 करोड़ रुपया जो आपके बने 21 साल में, इसने आपकी बेटी चाहे अब हायर एजुकेशन के लिए यूज़ करे, ठीक है, या फिर आपको उसकी शादी करानी है तो उस शादी में यूज़ करे, या आपको दहेज देना तो उस पैसे से आप दहेज दो, ठीक है। और भी 100 चीज़ें होती हैं, पर मेन एग्जाम्पल यही लेके चलते हैं, पढ़ाई और शादी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि दहेज ही देना, आपने जो उसकी इन्वेस्टमेंट करी 21-22 साल तक है, उसके जितने भी पैसे हो गए उस स्कीम के, म्यूचुअल फंड के, जो भी चीज़ है, जितने पैसे हो गए, आप वो जितना भी अमाउंट आप सीधा सीधा आप अपनी बेटी को कर दो, नॉमिनी अपनी बेटी को रखो, और वो सारा अमाउंट अब मैच्योर होने पे आप बोल दो कि मैं अपनी बेटी को ये अमाउंट दे रहा हूँ, ये उसको किसी भी तरह से यूज़ करे, ठीक है। अब उसको कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, या कुछ और काम धंधा स्टार्ट करना है, या घर बनाना है, गाड़ी लेनी चाहिए, कुछ भी करना है, ठीक है। अब जरूर दहेज देना उसमें क्या जा है, दहेज तो दे दिया आपने, आपने अपनी बेटी के नाम पर दिया कि हमारी बेटी तो गिफ्ट है, पर वो सब ने दे रहा है कि वो गिफ्ट कौन यूज़ करे है, ठीक है। तो आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं दे रहे, आप सीधा सीधा आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दी, आप उस इन्वेस्टमेंट ने दो। और हर एक औरत के लिए, ठीक है, वो किसी भी एज की हो, चाहे वो मेरी माँ की उम्र की हो, बहन की उम्र की हो, बेटी की उम्र की हो, ठीक है, अब कोई भी है, ठीक है, और क्यों उसके लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना ज़रूरी है। एक छोटी बच्चे का तो आप सब ना पता चल गया कि उसकी पढ़ाई थी, उसके ब्याह थी, ठीक है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस थी लगा लो, या कुछ भी है, कि ये कारण है कि हमने उसकी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए कि एक फ़ंड जो है वो एक फ़ंड जो है एक फ़ंड जो है वो एक डेडिकेटेड होना चाहिए हमारी बेटिया के लिए। दूसरा जो है कि जो बहन की एज की होगी, या जो लोग मैरिड हैं उनकी वाइफ होगी, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों होनी ज़रूरी है, ठीक है। आप जो मैं पॉइंट कहने जा रहा जो मैं पॉइंट अब बोलूँगा ना, तो हो सकता है आपको ट्रिगर कर दे। अगर आप एक एज अ हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हो, तो वो कोशिश करना कि आप एज ए ब्रदर या एज ए फादर इस वीडियो को देखो, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको सोचने की कोशिश करो। मान लो मेरी बहन है, उसकी मैंने शादी करा दी, ठीक है, अब कोई भी यूँ तो है ना, कोई गलत घर में ब्याह करवा हुआ अपनी माँ बेटी का, सब कुछ सारी तसल्ली वसल्ली करके ब्याह करा हुआ है ना, पर फिर भी निकल जाने का था निकम्मा, फिर तुमने सोचो कि हमारी छोरी की ज़िंदगी ख़राब होगी, ठीक है। ना तो तुम उस छोरी ने भी अपने घर में राख करा जी, क्यों क्यों थारे 10 रिश्तेदार है, वे कहोगे देख थारी छोरी घर में बैठी है, ना तुम नूराज जी अक वह उड़े रहे उससे घर में रहा, तो वह बेचारी की जावा छोरी बात फंस गई नहीं। अगर यो अमाउंट उस दो रहा है कद देते, यो बचपन तो जब तो वह पैदा हुई है, जब तो यो अमाउंट चलता हुआ आ रहा है, या जब तो उसने कॉलेज स्टार्ट करा, या जब तो उसने वर्क जॉब करना स्टार्ट करी, या वह 18 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट, जब भी उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, चाहे वो 2 लाख रुपये अमाउंट हो उस दौर है, चाहे फिर वो 2 करोड़ हो, ठीक है, अगर उस दौर थोड़ा बहुत अमाउंट होगा ना, तो वह हिचकक होना अपनी मर्जी तो रहने। फॉर एग्जाम्पल घर वाले भी नाटक है कि हम तो ना रखा तने डाइवोर्स बनना ले हुए, और उड़े तो छोरे वाले दुखी कर रहे हैं कि यार बना रहे भाज्य अपने करना है जो भी है। तो उस दौर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी ना, उस थोड़ी दौर है, या जो आपकी बेटी लगा लो या बहन लगा लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, और ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है, ये नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा ब्रैग कर रहा हूँ कि कहानी बना दी मैंने यार, और ये हर दूसरे घर की कहानी, हर दूसरे नहीं तो तीसरे घर की कहानी, ये हो रहा है, बहुत आम हो गया ये, ठीक है। तो आप सीधी सीधी बात है, अगर उसके पास कुछ पैसा होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट कर सके, है ना। उसने कुछ काम स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसने जॉब चाहिए तो यूँ है कि कुछ टाइम तक घर लेकर रेंट पर रहेगा, वह जॉब ढूंढेगी, ठीक है। तो कुछ टाइम थी, मान लो उसने जॉब ना मिला, तो उस दौर वो अमाउंट है कि थोड़े दिन वो अपना गुजारा कर सके, अपने बेटे का गुजारा कर सके। हाँ, ब्याह भी बात आ जाए कि डाइवोर्स होगा तो बालक हैं तो पति बालक का वो, मतलब केस तो ज़्यादातर लड़कियां जीतते हैं, ये तो है फैक्ट है, ठीक है। बट इन केस अगर वो केस भी लड़के वाले जीत गए, ठीक है, और उनकी तरफ से आपको एक पैसा नहीं मिल रहा, एक फुट्टी कोड़ी नहीं मिल रही, फिर उस केस में आपकी बेटी क्या करेगी। तुम तो रखो नहीं, थारा तो नाम खराब हो जाएगा रिश्तेदारा में, थारी समाज में नाम खराब हो जाएगा, थारी छोरी घर छोड़ कर आ गई, और जो आ भी गई छोरी घर छोड़ कर, तुमने अपने घर वाले भी ली कि चल बेटी आज आड़े रहे, तो थारे में इतनी हिम्मत कौन है कि तुम उसने बाहर जान जोगा छोड़ दो, वह बेचारी घर न बंद कर रह जाएगी, या तुम फिर उसका दूसरा तगज में ब्याह रखोगे कि जल्दी से जल्दी छोरी ने काट डाया देता है, दूसरा ब्याह करवाओ, इसने सेटल करा। जबकि वह सेटल जब वो होगी, जब तक उसने थोड़ा पीस ऑफ माइंड ना मिल जाएगा, जब तक वह खुद थोड़ा बाहर ना जाओगी, जॉब करे, चाहे वो कुछ काम करे, जो अपनी मार की एज की हैं उनकी क्यों होनी चाहिए। चलो ठीक है, चाहे कितनी बुढ़ी की लगा लो, कोई बुढ़ी है तारे घर में, दादी है, मेरे घर में भी मेरी दादी है,
कि इनका भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इनके बैंक में कुछ रुपये होने चाहिए जो इनके पर्सनल होने चाहिए, उन पर हमारी नज़र ना होनी चाहिए। या ये कुछ दबा कर रखा है, कुछ बुढ़ी हो जो अपनी दबा कर रखा है किसी ना दूँ, वे बहुत सही काम करे हैं। काल न मान लो, चलो यहीं तो स्टार्ट कर लो कि बचपन में तुमने अपने बालक की जो एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, 20-21 साल में, 25 साल में जब भी उसका ब्याह होगा तुमने नू तो बेरा पाट जाना, हमारा छोरा नालायक है, ये निकम्मा है, ये हमारे कद्दे भी लात मार्स का है। तो क्यों उनते देने हैं रुपये, क्यों अपनी छोरी तरफ पे देने हैं, क्यों अपने छोरे तरफ पे देने हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट ना अपने दौरे रखो। जब तुमने नू हो गया अगले हमारा छोरा तो इतना निकम्मा है, हमारा कद्दे भी लात मार्स का है, तो बूढ़े बूढ़ी भी तो सुरक्षित है ना कि मार दौरा रुपया है, ले धोखेधड़ी थी इसने हमारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा ली, या इमोशनल ब्लैकमेल कर लिए, बाबू तू तो कद्दे भी गुजर जाएगा, ले ज़मीन ने मेरे नाम कर दे, घर ने मेरे नाम कर दे, और जिसे भाई साइन करे उसको मार लाता अगले कड़ी गाड़ी था, मैं तो अपनी बहू गल रहूँगा, अपने और का गल रहूँगा, थारा मेरा कोई मतलब नहीं, तुम जाओ अपन कितने रहना है, ठीक है। तो उस केस में नू भी देखो ना, बूढ़े बूढ़ी भी सेफ हैं। बूढ़े बूढ़ी में भी एक सिक्योरिटी मिल जाओगी कि हमारी औलाद निकम्मी लिकड़ेगी तो मार दो रही हो जो हमने कद्दे थे इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, या मार दो रहा है ये भी, ठीक है, या हमारे नाम पे हम दे हुआ इसने, ठीक है, इसमें तो भी कोई ना कुछ साइन होगा, धोखाधड़ी होगी, ऑनलाइन है, ऑनलाइन विड्रॉ करोगे थारे बैंक में आओगी सीधी सीधी, बात ख़त्म। तो या हर चीज़ तो सेफ है ना, यो अमाउंट जो मैं SIP कह रहा हूँ, या क्यों ज़रूरी, चाहे छोटी बच्ची हो, ठीक है, लड़का लड़की कुछ भी हो, ठीक है, उसमें चाहे स्कूल में जाने वाली बच्ची हो या बच्चा हो कोई, ठीक है, कॉलेज में जाने वाले बालक हो, चाहे चाहे वो जो जॉब कर रहे वे हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, चाहे वे बूढ़े हो गए हो, मदर फादर बन गए हो या दादा दादी बन गए हो, तो हर हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ का एक कारण है, इस चीज़ ने कराने का एक अच्छा कारण है कि गलत तो कुछ भी हो सका है ना, जरूरी थोड़ी है। मान लो किसी की शादी अच्छी गई तो बालक खराब लकड़ गए, मान लो किसी की शादी भी अच्छी है बालक भी अच्छे है तो बढ़िया हो, हमारे थारे बालक का कहीं काम होगा। तो इस हिसाब से चीज़ ना सोच कर देखो। और जो SIP के मैं कह रहा हूँ ना भाई, तुम कोई भी स्कीम देख लो, ठीक है, किसी भी बैंक की स्कीम देख लो, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम देख लो, अब गूगल करो SIP कैलकुलेटर, ठीक है, उसमें SIP कैलकुलेटर खुल जाएगा, उसमें ऊपर आ जाएगा वन टाइम SIP, क्या मतलब SIP चल रही है हर महीने, SIP हो रही है, या तो उस पर ऊपर लिखा आ जाएगा SIP कैलकुलेटर पे SIP, और एक आ जाएगा लमसम। लमसम मतलब अगर आप एक ही साथ में बड़ा अमाउंट डाल रहे हो, ठीक है, तो बड़ा अमाउंट डालो, उस पर रिटर्न लगाओ कि इतना म्यूचुअल फंड में मैं इसमें लगा रहा हूँ तो इतना रिटर्न बन जाएगा, मान लो 12% एवरेज लेकर चला, मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए और 12 का इंटरेस्ट मिला है, तो उसमें ना निश्चय है कि कितने साल तक तुम इसमें खींच सको, कितने साल तक तुम होल्ड कर सको, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, ठीक है, मोटा मोटा 20-25 साल तीन लोग करे हैं, तो 20-25 साल का तुम उसमें एवरेज निकाल कर देखो कि थारा जो 10 लाख अमाउंट है वो 12% के हिसाब से 10 साल में कितना होगा, थारा आइडिया भी नहीं है, ठीक है। एक तो आधे लोग कंपाउंड का ना, मेरा कंपाउंड मतलब वो है, मान लो तुमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे हैं और उस पर 10% रिटर्न मिला है, तो 1,10,000 रुपये हो गए, एक साल के बाद 1,10,000 रुपये, 2 साल के बाद वे रुपये कितने होंगे? अब लोग कहोगे कि 10% रिटर्न है तो 10,000 और बढ़ गए तो 1,20,000 हो गए, वे 1,21,000 होंगे। क्यों होंगे? पहला जो रिटर्न जो इंटरेस्ट लगा था ना वो 1 लाख पर लग गया था, अब अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 1,10,000 पर लगेगा। तो इस चीज़ ने कंपाउंड क्या करे कि कंपाउंड का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। और SIP ने ना SIP कैलकुलेटर खोल कर देखो कि लमसम अमाउंट अगर तुमने एक बार में बड़ा अमाउंट डालना वो डाल कर देखो कि कितने साल में कितना % हो जाए या कितने रुपये हो जाए। ये SIP अगर हम 2,000, 5,000, 4,000, 1,000 की या 500 रुपये की भी SIP स्टार्ट करते हैं और 12-13% के हिसाब से वो 10 साल, 15 साल, 20 साल में कितनी हो जाती है, ठीक है। आप ये चीज़ निकाल के देखोगे ना, आप पहली बात तो आपको यकीन नहीं होगी कि कैसे 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये करोड़ों में बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये फैक्ट है, ठीक है। अब कोई से 10 म्यूचुअल फंड का मैं नाम बता दूंगा जो जिन्होंने पिछले 10 या 15 साल में 15% का CAGR दिया है, मतलब हर साल 15% के हिसाब से कंपाउंड हुए हैं, ग्रो हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है जो चलती हुई आ रही है और कहीं ना कहीं सबको पता है, लेकिन बताता कोई नहीं, बताएगा कोई नहीं। अगर मैं यूँ बताऊँ, मैं खुद इसे लोग अनजान हूँ जो खुद न अपनी बेटियाँ की या अपने घर परिवार की ये चीज़ स्टार्ट करवा रखी है, पर वे किसी दूसरे ने नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि इस चीज़ की इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बातें नहीं करता। दूसरा कि लोग क्या कहोगे, उनने कुछ मान लो ये कह दिया या तो नो है इस फालतू होता हम ब्याज में कमा लें, है ना। तो इस चीज़ का भी डर है लोगों में कि इस चीज़ ने शेयर ना करते, जबकि यह चीज़ इसी है SIP वाली होगी या स्टॉक मार्केट की होगी। इस चीज़ ने जितना हम एक दूसरे से बात कराएंगे उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे,
ठीक है। और उतनी ज़्यादा यह चीज़ रिस्क मैनेज के साथ रिस्क और उतनी ज़्यादा यह चीज़ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करती है कि ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्की है, ये है वो है। रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज होता है इसमें। अगर आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी पेशेंस है ना, तो रिस्क इतने अच्छे से मैनेज होता है म्यूचुअल फंड में कि आपको आइडिया भी नहीं है कि आपका कितना अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। SIP कैलकुलेटर से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, तो आप उसको यूज़ करके देखो एक बार SIP कैलकुलेटर को, और उसके बाद आपका खुद मन करेगा कि हाँ यार ये इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो इस वीडियो में भाई इतना ही, ठीक है। और भी बहुत से पॉइंट थे जो मैं कहना चाहूँ था, बट फिर लग गया कि थोड़ा ऑफेंसिव वे में हो जाएगी या अच्छी ना लगे वीडियो, तो मैंने बेसिक मोटा मोटा बता दिया। अगर किसी ने डिटेल में पूछना है तो कांटेक्ट करके पूछ के भाई सारी चीज़, और जो ऑन पेपर तुमने लगा है कि ना जो स्कीम है गवर्नमेंट ने निकाली है वह बेटर है, जितना मैं कहूँ उस हिसाब तो कौन है, ठीक है। तो आप तुम DM कर दो या मैसेज कर दो, मैं तुमने ऑन पेपर सारी चीज़ समझा दूंगा कि किस हिसाब तक गवर्नमेंट है जो इस स्कीम ने संभाल रहे हैं लोग, किस हिसाब से ये पागल बनाने लग रहे हैं, ठीक है। 2014-15 का रिकॉर्ड देख लो ना, जब 9.5% दे थी, अरीब 7.5% पा ली है, तो क्या भरोसा कल में 5.5% दे दे। इससे बढ़िया फिर तुम FD कराओ। और तुम क्यों टैक्स फ्री सुनकर एक्साइटेड हो जाओ कि टैक्स ना देना पड़े। अरे इस तो बढ़िया स्कीम में लगाओ, टैक्स दो, टैक्स देने के बाद भी थार 32 रुपया बचेगा, ठीक है। तो टैक्स देने तो क्यों डरो हो, टैक्स तो बढ़िया है ना, दोगे कल तुम टैक्स दोगे ना, तो वो भी कल ना बेनिफिट है। तुमने कितना लोन लेना है तो तुम दिखेगा कि इतना हम टैक्स दें, वहाँ कोई एडवांस पेयर है तो उसमें और अच्छे और ईजीली उसमें लोन मिल जाए। कोई अपना हर साल टैक्स दे तो उसमें भी अच्छे तो लोन मिल जाए। कदे किसी ने कदे लोन टैक्स ना दिया है, ठीक है। कमाओ हो 1 करोड़ रुपया, इनकम दिखाओ 5 लाख रुपये की, ठीक है। उसने लोन मिलना ही नहीं, खड़े तुम्हें लोन मिल जाएगा जब वो सारी चीज़ दिखाने, इसमें फ्रॉड काम वो चल रहा है, 2 नंबरी काम लेकर चल रहा है, तो उसमें लोन मिलना ही नहीं। और लोन की अहमियत भी कहीं ना कहीं आज की डेट में सब नवेरा होगी, ठीक है। कि किस तरह सब कम इंटरेस्ट में पैसे बैंक का दे हुआ है, लोन ठा के सारे काम चल रहे। कोई सी बड़ी कंपनी ठा के देख लो, रिलायंस जैसी हो, टाटा जैसी हो, बजाज जैसी हो, अडानी जैसी हो, सारे काम लोन पे हुए हैं, क्योंकि बैंक तो सस्ते रेट में कोई पैसा देता ही नहीं, कौन दे होगा। तो इस चीज़ का है ना, जो ये चीज़ हमें दिख रही है हमारे आगे है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करो। दूसरी बात, मेरे जानकार में लगा लो या मैं किसी ने जानू हूँ, उन तक जब ये चीज़ मैंने शेयर करी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो उनका कहना था कि जितना परसेंट रिटर्न मैं कहूँ, मान लो म्यूचुअल फंड में 12, 13, 14, 15% रिटर्न कहूँ, स्टॉक मार्केट में कहूँ कि मैं तब थोड़ा डिसेंट वे में चलो 25-30% आराम से साल में आ जाएगा, ठीक है, 20% आ जाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि इतना तो हम ब्याज में ही कमा लें। ब्याज में कमा लेते होगे भाई, ठीक है, कोई वह नहीं है सरप्राइज के बाद, ब्याज में तुम इस बत्ती भी कमा लोगे, ठीक है। पर तुम वो जो ब्याज का पैसा हुआ है, पहली बात तो वो सेफ नहीं है, वो आधे पैसे जो ब्याज पर दे आधे हमारा भी हैं, कोई लेकर भाग जाए यार, देता कौन है। दूसरी बात, जो ब्याज का पैसा थारे ऊपर का आया है, एक आदमी से बता दो, उस ऊपर के पैसे तुमने कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दियो, जो ब्याज कर पे वो खर्चा करो तुम, है ना। तो वेल्थ अगर ग्रोथ करनी है तो कंपाउंड करो ना। अगर तुम ब्याज पर भी दो हो तो ब्याज के पैसे दोबारा कितने इन्वेस्ट करो, जब तो कम प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट जो प्रॉफिट आओगा उस प्रॉफिट में भी तुम इन्वेस्ट करोगे, जब तो थारा अमाउंट कंपाउंड होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सोचो, उस हिसाब से थोड़ी प्लानिंग करो इन्वेस्टमेंट की। आज की वीडियो में इतने, अगली वीडियो मिलते हैं भाई, राम राम।